आज हम बात करेंगे सॉफ्ट कंप्यूटिंग की। सॉफ्ट कंप्यूटिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझ लें कि सॉफ्ट कंप्यूटिंग जो है, एक बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो सॉफ्ट कंप्यूटिंग है, सॉफ्ट कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर कंप्यूटिंग नहीं है। ठीक है? अगर आप लोग ये सोचते हैं कि सॉफ्ट कंप्यूटिंग जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटिंग कहते हैं, तो इस धारणा को आप अलग करें कि सॉफ्ट कंप्यूटिंग जो है सॉफ्टवेयर कंप्यूटिंग नहीं है। दूसरी चीज ये कि सॉफ्ट कंप्यूटिंग नाम की कोई चीज है तो हार्ड कंप्यूटिंग नाम की भी कोई चीज अवेलेबल एग्जिस्ट करती होगी, है ना? तो ये अगर यहाँ पे एक तरफ हम सॉफ्ट कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हार्ड कंप्यूटिंग भी कोई चीज होती होगी। तो बिल्कुल हार्ड कंप्यूटिंग जो है उसकी कुछ कमियां, उसके कुछ ड्रॉबैक्स, उसके कुछ फंक्शंस जो हार्ड ऐसे कुछ फंक्शंस जो हार्ड कंप्यूटिंग परफॉर्म नहीं हो पाते, उनको हम लोग सॉफ्ट कंप्यूटिंग के थ्रू रिजॉल्व करते हैं, सॉफ्ट कंप्यूटिंग की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तो ऐसे कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हार्ड कंप्यूटिंग में, कई बार हार्ड कंप्यूटिंग में हमें फेस करनी पड़ती है, या पहले ही समझ लें कि जो हार्ड कंप्यूटिंग है वो क्या चीज है। तो हार्ड कंप्यूटिंग उस तरह की कंप्यूटेशंस जहाँ पे कन्वेंशनल मेथड्स यूज किए जाए, जहाँ पे कन्वेंशनल मैथमेटिकल मेथड्स यूज हो रहे हैं, जहाँ पे कन्वेंशनल एनालिटिकल मेथड्स यूज हो रहे हैं, वहाँ हर जगह पे हार्ड कंप्यूटिंग यूज होता है। अब कैसे? जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, एक्सपोनेंशियल कैलकुलेशंस है, लॉगरिथमिक वैल्यूज हैं, ये सभी चीजें हार्ड कंप्यूटिंग में आती हैं। हर वो कंप्यूटेशन जहां पे हमें प्रिसाइज, डेफिनेट ट्रुथ रिजल्ट मिले, वहां पे हार्ड कंप्यूटिंग होती है। ठीक है? तो सॉफ्ट कंप्यूटिंग क्या हुई? अगर यहाँ पे हमें एग्जैक्ट रिजल्ट मिल रहा है तो बुराई क्या है? लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें कई बार एग्जैक्ट रिजल्ट्स की जरूरत नहीं नहीं होती है। कई बार हमें प्रिसाइज रिजल्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। कई बार हमें डेफिनेट आंसर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। हमें अगर इम्प्रिसाइज रिजल्ट मिल जाता है, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट भी मिल जाता है, तो वो हमारे लिए कई बार बहुत बेनिफिट होता है। वो हम पढ़ेंगे आगे, धीरे धीरे समझेंगे इस पूरे लेक्चर सीरीज में, इस लेक्चर में, कि हम क्या क्या चीजें, हमें क्यों सॉफ्ट कंप्यूटिंग की जरूरत पड़ी है। ठीक है? तो जैसा कि आपको समझ में आ चुका है कि हार्ड कंप्यूटिंग जो है हमें डेफिनेट रिजल्ट प्रोवाइड करता है, और जो जिन चीजों का हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन चाहिए वो हमें हार्ड कंप्यूटिंग में प्रोवाइड आसानी से मिल जाता है। लेकिन कुछ सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे वेदर फोरकास्टिंग, जैसे आज की तारीख में जो ड्राइवरलेस कार आ रही हैं, जहाँ पे ड्राइवर्स, बिना ड्राइवर की गाड़ियां चल रही हैं, या ड्रोन हेलीकॉप्टर्स जो आते हैं, ड्रोन जो डिवाइसेस रहती हैं, उनमें हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन ना मिलते हुए अगर हमें कुछ अप्रॉक्स रिजल्ट मिल जाए तो हमारे लिए काफी हेल्पफुल रहता है। ठीक है? तो इस तरह से कुछ चीजें हैं जो कि हमें प्रॉब्लम्स, जो कि हम हार्ड कंप्यूटिंग में सॉल्व नहीं कर पाते, वो हमें सॉफ्ट कंप्यूटिंग की हेल्प से सॉल्व करने को मिलेगी। अब किस तरह की प्रॉब्लम, सॉफ्ट कंप्यूटिंग हमें किस तरह के रिजल्ट देता है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि सॉफ्ट कंप्यूटिंग जो है हमें अनसर्टन रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। अनसर्टन, अप्रोक्सीमेट, पार्शियल ट्रुथ रिजल्ट्स जो हैं वो हमें सॉफ्ट कंप्यूटिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है? तो ये जो रिजल्ट्स हैं, अनसर्टन रिजल्ट्स, अनसर्टनिटी के बारे में बताना, पार्शियल ट्रूथफुलनेस देना, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देना, ये वो कैसे प्रोवाइड करता है। ठीक है? एक बात समझें, जो हार्ड कंप्यूटिंग है वो पूरे बुलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस या बुलियन लॉजिक को फॉलो करती है, लेकिन जो सॉफ्ट कंप्यूटिंग है वो बुलियन लॉजिक को ना फॉलो करते हुए फजी लॉजिक, एफ यू डबल जेड वाई, फजी लॉजिक्स, और इस तरह के फजी लॉजिक प्लस बुलियन लॉजिक दोनों को सपोर्ट करती है। इसका हम समझते हैं कि तो इन चीजों को समझने के लिए, सॉफ्ट कंप्यूटिंग की कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें उसके मेथडोलॉजीज को समझना पड़ेगा कि सॉफ्ट कंप्यूटिंग में कौन कौन सी मेथड्स यूज होती हैं, या सॉफ्ट कंप्यूटिंग का को समझने का कारण क्या है, किस उद्देश्य के लिए हमें सॉफ्ट कंप्यूटिंग समझना बहुत जरूरी है। ठीक है? तो पहले हम समझ लें कौन कौन सी एल्गोरिथम्स जो है सॉफ्ट कंप्यूटिंग में यूज होती हैं। तो सबसे पहले तो जो एल्गोरिथम यूज होती है वो है आपकी फजी लॉजिक। उसके बाद जो फजी लॉजिक के बाद जो यूज होती है
इसको हम बना लेंगे। और फजी लॉजिक के बाद आपका जो है वो आता है प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग। इसके बाद आता है आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। इसके बाद जो आपका यूज होता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के बाद जो यूज होता है वो है आपका मशीन लर्निंग। ठीक है, फजी लॉजिक, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग, मशीन लर्निंग। इनके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है एल्गोरिथम। ठीक है, तो इसमें जो सॉफ्ट कंप्यूटिंग जो हम पढ़ते हैं, सॉफ्ट कंप्यूटिंग इज दिस थिंग, मींस सॉफ्ट कंप्यूटिंग इज अ मिक्सचर ऑफ फजी लॉजिक, प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एंड जेनेटिक एल्गोरिथम। ठीक है, तो इन सभी का जो मिक्सचर पार्ट है ये ये है आपका सॉफ्ट कंप्यूटिंग। ठीक है, और इसी के साथ मैं आप लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि ये जो चीज पढ़ रहे हैं ये है आपकी सॉफ्ट कंप्यूटिंग। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, तो ये पूरी जो चीज है, ये जो आप पूरे स्टडी कर रहे हैं, इनकी जो डिटेल स्टडी होती है वो होती है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस, ठीक है, तो ये चीज हुई आपकी सॉफ्ट कंप्यूटिंग। और ये पूरी एज अ होल कंप्लीट चीज जो है वो है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं कि मैं सॉफ्ट कंप्यूटिंग की जरूरत क्यों पड़ी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो इसके लिए मैं बताता हूँ, जैसे कई बार क्या होता है कि जो मशीन्स होती हैं वो अपना काम मशीन की तरह करती हैं कि भाई मशीन को जो काम बोला गया है वो सिर्फ उतना ही टास्क करती है। लेकिन कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर को ऐसी मशीन बनाना चाहते हैं जहाँ पे वो पूरा ह्यूमन की तरह बिहेव करे, ह्यूमन ब्रेन की तरह कंप्यूटर थिंकिंग कैपेबिलिटी डेवलप करे, ह्यूमन ब्रेन की तरह कंप्यूटर जो है रीजनिंग कैपेबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, इन तरह की चीजों को एक मशीन या जो कंप्यूटर है इन तरह के डिसीजंस लेने में सक्षम हो। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है ऐसे डिसीजंस कब ले पाएगा, जब उसके पास ये पांचों चीजें होंगी, फजी लॉजिक, मशीन लर्निंग, जेनेटिक एल्गोरिथम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग। ठीक है, तो अब बात आती है कि कंप्यूटर जो है इन पांचों की हेल्प से, क्या कंप्यूटर इन पांचों की हेल्प से डिसीजंस ले सकता है, क्या कंप्यूटर इन पांचों की हेल्प से एनालिटिकल रीजनिंग्स जो है वो सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो हम इसको इस कॉन्सेप्ट को समझ इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम पूरी चीज को ह्यूमन ब्रेन से कोरिलेट करेंगे। ह्यूमन ब्रेन में जो इंसान के पास जो दिमाग है, अपने पास जो ह्यूमन ब्रेन है, वो उनके पास भी कुछ पांच ऐसी चीजें हैं जिसके बेसिस पे वो डिसीजन लेता है, एनालिटिकल रीजनिंग सॉल्व करता है। ठीक है, तो वो ब्रेन के पास जो पांच चीजें हैं उसे कहते हैं पांच इंद्रियां, फाइव सेंस ऑर्गन्स। तो जो फाइव सेंस ऑर्गन्स हैं जिसके बेसिस पर ह्यूमन ब्रेन डिसीजन लेने की पावर रखता है वो है उसके आईज, आईज के बाद ईयर्स, आईज, ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग। ठीक है, तो दीज आर द फाइव सेंस ऑर्गन्स। ये जो पांच सेंस ऑर्गन है जिनकी हेल्प से हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है किसी भी डिसीजन लेने में सक्षम होता है। तो हम इन्हीं सेंस ऑर्गन्स को एक मशीन में पुट करना चाहते हैं और उस मशीन में उसके इस ऑर्गन की हेल्प से
एक मशीन को ह्यूमन की तरह एक्टिविटी कराने में सक्षम बनाना चाहते हैं। ये हमारा एक मोटिव है कि हम इस तरह से इन पांचों चीजों की हेल्प से एक कंप्यूटर को ह्यूमन बीइंग की तरह रिस्पॉन्सिव बनाएं। ठीक है, तो ये जो 5 पॉइंट्स हैं, आप कह सकते हैं कि फजी लॉजिक, मशीन लर्निंग, जेनेटिक एल्गोरिथम, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग, ये सभी सॉफ्ट कंप्यूटिंग या कंप्यूटर की 5 इंद्रियां हैं, जिसके बेसिस पे कंप्यूटर जो है डिसीजन लेने में मतलब सक्षम हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें हम समझते हैं कि किस तरह से किस सेंस ऑर्गन से कौन सी चीज को रिएक्ट करता है। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए हम समझेंगे कि किस तरह से कौन सी चीज बिहेव करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो मैंने पिछली बार आपको एक चीज बताई थी, मतलब 5 सेंस ऑर्गन बताए थे, उसमें आप प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग के साथ साथ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, तो अब हम बताते हैं कि कौन सा सेंस ऑर्गन किस तरह के एक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे एनएलपी। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मैं यहाँ पे पूरा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, मैं बस इनका ये बता रहा हूँ किसका क्या एक्शन और किसका क्या रोल रहता है। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बाद हम बात करेंगे जेनेटिक एल्गोरिथम की। जेनेटिक एल्गोरिथम जो है, इसको हम सबसे लास्ट में लिखेंगे जेनेटिक एल्गोरिथम को। इसके बाद हम लिखेंगे फजी लॉजिक। उसके बाद हम लिखेंगे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, फजी लॉजिक, और फजी लॉजिक के बाद न्यूरल नेटवर्क, उसके बाद मशीन लर्निंग, उसके बाद जेनेटिक एल्गोरिथम। ठीक है, so these are the different techniques with the help of which we can solve a problems of uncertainty, imprecision, partial truthfulness. Okay, so all these computations are done under soft computing. Okay, so इसमें what are the uh, techniques और what are the role of these techniques? Suppose natural language processing जो है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हेल्प करता है आपको स्पीकिंग और आपके जो वॉइस रिकॉग्नाइजेशन पैटर्न्स हैं उसको मैच करने के लिए एनएलपी यूज होता है। हम शॉर्ट में लिख सकते हैं स्पीकिंग और वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, दूसरा है फजी लॉजिक। फजी लॉजिक जो है वो आपका यूज करता, फजी लॉजिक की हेल्प से आप पार्शियल ट्रूथफुलनेस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका न्यूरल नेटवर्क। तो न्यूरल नेटवर्क जो है आपकी ब्रेन की तरह, ह्यूमन ब्रेन की तरह बिहेव करता है डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद जो आता है आपका मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग जो है ये हेल्प करता है आपको लर्निंग एंड जजमेंट, किसी तरह जजमेंट करने के लिए हमें मशीन लर्निंग का यूज करना रहता है। उसके बाद जो यूज करते हैं हम जेनेटिक एल्गोरिथम, ये करता है आपका इवोल्यूशनरी का काम।
ठीक है। तो इवोल्यूशनरी के लिए हम जेनेटिक एल्गोरिथम यूज करते हैं। तो इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे, जेनेटिक एल्गोरिथम में इवोल्यूशनरी का काम कैसे होता है। मशीन लर्निंग जो लर्निंग एंड जजिंग, किस तरह से जजमेंट्स ले पाता है कोई मशीन या कंप्यूटर। अगर कोई ड्राइवरलेस कार ड्राइव हो रही है और सडनली वहां पर एक ऑब्स्टिकल आ गया है, तो उस टाइम पे उसको जज करना और उसी वक्त रिएक्ट करना, रिस्पॉन्स करना कि गाड़ी खड़ी करना है या उसको क्रॉस करके निकालना है, उस तरह के डिसीजंस जो हैं मशीन लर्निंग लर्न के हैबिट्स पे निकालेगा। ठीक है। उसके बाद ब्रेन किस तरह से हमें किस, अगर हेवी रेनफॉल हो रहा है तो उस टाइम पे मशीन किस तरह से रिस्पॉन्स करना है, गर्मी है तो उस टाइम पे मशीन किस तरह से रिस्पॉन्स करे, वो सब चीजें न्यूरल नेटवर्क में आती हैं। पार्शियल ट्रूथफुलनेस जो फजी लॉजिक में आता है। स्पीकिंग या वॉइस रिकॉग्नाइजेशन जो है वो एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में आती हैं। ये सभी बहुत ही अपने आप में वास्ट एरियाज हैं जिनको हमें पढ़ना और समझना पड़ेगा। तो हम आने वाले सभी लेक्चर्स में न्यूरल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, फजी लॉजिक, न्यूरल नेटवर्क, मशीन लर्निंग, जेनेटिक एल्गोरिथम, ये सभी चीजें पढ़ेंगे। और ये सभी चीजें जो है दिस ऑल थिंग्स आर these all things are come under सॉफ्ट कंप्यूटिंग। ठीक है। अब इन चीजों को पढ़ने के बाद, ठीक है, जब हम पढ़ लें तो उसको पढ़ने से पहले हमें इन चीजों को पढ़ने से पहले हमें कुछ रियल टाइम एप्लीकेशंस के बारे में समझना पड़ेगा कि ये जो हम पढ़ रहे हैं इनके रियल टाइम एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो इनकी जो रियल टाइम एप्लीकेशंस हैं, इनकी रियल टाइम एप्लीकेशंस को अगर हम समझ लेते हैं तो हमें सॉफ्ट कंप्यूटिंग पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो भी आ रही है वो है डॉक्यूमेंट हैंडलिंग। जो डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स, उन्हें किस तरह से हैंडल किया जाए, ये सभी चीजें जो हैं सॉफ्ट कंप्यूटिंग की हेल्प से हैंडल की जाती हैं। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट हैंडलिंग जो है कितनी इंपॉर्टेंट चीज बन चुकी है। ठीक है। दूसरी चीज जो आती है, दूसरी चीज जो आप इमेज में देख रहे हैं वो है टारगेट रिकॉग्नाइजेशन। सॉफ्ट कंप्यूटिंग के कारण ही आज की तारीख में इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजीज जो है पॉसिबल हैं। हमें अपना टारगेट जो है अलग ही दिख जाता है कि हमारा टारगेट किस, हमारे जो एनिमीज हैं वो किस तरह की चीजें यूज कर रहे हैं, हमें उनको किस तरह से फोकस करना है और किस तरह से उन्हें शूट करना है। तो इन चीजों का टारगेट रिकॉग्नाइजेशन जो है वो सॉफ्ट कंप्यूटिंग की हेल्प से ही पॉसिबल है। इसके बाद जो चीज आप देख रहे हैं वो है आपका, ये जो आप जो देख रहे हैं ये है आपका ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइजेशन, कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स किस किस तरह से अवेलेबल हैं। हमें, हमारे पास एक डेटाबेस बना होगा, उस डेटाबेस में हमारे पास एक डेटाबेस होगा, उस डेटाबेस में से हमें एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सर्च करना है और वो डेटाबेस हमारा इमेज फॉर्म में है। तो हम उस इमेज के डेटाबेस में से एक पर्टिकुलर इमेज कैसे सर्च करें, उस चीज के लिए हम एक इमेज को इनपुट देंगे और उस इनपुट इमेज से रिलेवेंट जितनी इमेजेस हैं उसको सर्च करने का काम जो है वो ऑब्जेक्ट पैटर्न रिकॉग्निशन के थ्रू सर्च करेगा। जैसे मान लीजिए एक क्राउड है, एक भीड़ वाला एरिया है, उस भीड़ में से हमें एक पर्टिकुलर फेस के पर्सन को सर्च करना है कि क्या ये पर्सन इस पर्टिकुलर क्राउड में अवेलेबल है या नहीं। तो हम कैसे सर्च करेंगे, हम उस पर्सन के फेस को, हम उस पर्सन के फेस को उस कंप्यूटर मशीन में एज अ इनपुट फीड करेंगे और उसके बाद वो कंप्यूटर उस पर्सन के फेस से बेसिस पर जितने भी पॉसिबल फेसेस अवेलेबल हैं उस क्राउड में, उसमें से उन फेसेस को सर्च कर लेगा। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं इमेज पे। ठीक है। इसके बाद जो है सॉफ्ट कंप्यूटिंग बायोमेट्रिक्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। बायोमेट्रिक्स में जैसे कि आप देख रहे हैं किस तरह से आई रेटिना, रेटिना जो रिकॉग्नाइजेशन है आई का, वो रिकॉग्नाइजेशन, फिंगरप्रिंट्स के रिकॉग्नाइजेशन, इन चीजों को हेल्प कर रहा है। और इस तरह से इनफाइनाइट चीजें हैं जहां पे हम सॉफ्ट कंप्यूटिंग की
हेल्प ले सकते हैं, या देर आर टू मेनी इनफाइनाइट नंबर, देर आर एन नंबर ऑफ एरियाज where the soft computing applications are used. Okay, so in next lectures we will discuss in detail about machine learning and genetic algorithm, artificial neural network, and all those topics which are which we can say that which are sense organs of soft computing. Okay, thank you.